हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल ब्रेन। तो आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखें। पार्ट 1 में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक कवर किया था। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो है दो तरीके के होते हैं, एक नेशनल पार्टी और एक रीजनल पार्टी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर आपको एज अ नेशनल पार्टी का स्टेटस अगर चाहिए, एज अ नेशनल पार्टी रजिस्टर्ड होना है, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब किए हैं जो है आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब आपको एज अ नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये क्राइटेरिया को देखा है। अब आगे देखते हैं कि नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं। पहले देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम एवो ह्यूम था। ये एक ब्रिटिश कमांडर थे, ब्रिटिश के ही रिटायर्ड ऑफिसर्स थे ये। देखिए, ये पार्टी जो है बिलीव करती है किसमें? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, सोशल इक्वालिटी में एंड इंटरनेशनल पीस में। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट आप ध्यान में रखिए और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम याद रखिए। तो एओ व्यूम जो है उनका नाम था फाउंडर का, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में हुआ था। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1925 में हुई थी। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को क्या करती है? फॉलो करती है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। देखिए, इस पार्टी का जो मेन काम है ये क्या है कि वेलफेयर ऑफ द लेबर्स एंड वर्कर्स और लेबर के वेलफेयर के लिए काम करना, इसका मेन मोटो है। इस पार्टी ने क्या किया? अपोज किया, मतलब विरोध किया। किस चीज का? कैपिटलिज्म का। अब कैपिटलिज्म के बारे में आप जानते होंगे कि हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था, तो उसमें सोशल इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक्स इकोनॉमी जो है पढ़ा है। तो ये वही कैपिटलिज्म है। देखिए, फिर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये जो है 1962 में जो है स्प्लिट हो गई, और इसमें एक अलग पार्टी जो है एक और बन गई जिसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो आप इसको याद रखिएगा कि 1962 के बाद जो है एक दूसरी पार्टी भी इसी से स्प्लिट होकर बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ओके, नेक्स्ट पार्टी देखते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो ओरिजिनली भारतीय जनता पार्टी है, इसका अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है कभी हुआ था? 1980 में। इससे पहले ये पार्टी थी, लेकिन मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के नाम से नहीं जानी जाती थी। लोग जो है इसके थे भारतीय जनसंघ। सबसे पहले जो है 1951 में भारतीय जनसंघ बना, और इस पार्टी को मर्ज कर दिया गया जनता पार्टी के साथ। ठीक, ये भारतीय जनसंघ जो है वो 1951 में बना। फिर ये जो भारतीय जनसंघ है वो मर्ज कर दिया गया। मर्ज का मतलब जोड़ दिया गया, मिला दिया गया। किसके साथ? जनता पार्टी के साथ, 1997 में। तो ये क्या बन गई? ये जनता पार्टी बन गई। इस पार्टी का जो स्टैंड है वो प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर को प्रोटेक्ट करने का और उसके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने का जो है मेन मोटो इनका यही है। द पार्टी गिव इम्पोर्टेंस टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस पार्टी ने जो है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म को क्या दिया? इम्पोर्टेंस दिया। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जो मैंने बताया कि 1962 में जो है इसकी स्थापना हुई। This party proclaims socialism, secularism and democracy. The party opposed imperialism party policy to protect the interest of worker, farmer and landless labor. Basically ये भी पार्टी का मेन मोटो क्या था कि जो वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं और जो लेबर हैं जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक, उनको क्या किया? इसने सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट में ही आए। और जो राजशाही जो था, इंपेरियलिज्म जो राजशाही था, उसको क्या किया? इसने अपोज किया। अपोज का मतलब होता है विरोध करना।
नेक्स्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पार्टी है हमारी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की जी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1984 में इसकी स्थापना की गई। देखिए, इस पार्टी का जो मेन मोटो था कि जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, उनकी क्या की जाए, उनके बारे में ध्यान दिया जाए। जो इनके इंटरेस्ट है उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या है कि जो धार्मिक रूप से जो कम संख्या में है, जिनकी संख्या, ऐसे धर्म जिनकी संख्या जो है देश में कम है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, रिलीजियस माइनॉरिटी बोला जाता है। और बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़े क्लास के लोग हैं। बैकवर्ड क्लास का मतलब कोई जाति नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिनका बेसिकली संसाधन के अभाव के कारण इनका विकास नहीं हो पाया। आज हम लोगों ने उनको जाति के वर्ड में डाल दिया है, बट ये बैकवर्ड क्लास कोई जाति नहीं है। ये क्या है कि संसाधन के अभाव में इनका जो है विकास नहीं हो पाया। तो इनके विकास के लिए जो है ये बहुजन समाज पार्टी का मेन मोटो रह गया है, इसके इस्टेब्लिशमेंट का। उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1999 में हुई। और 1999 में बेसिकली ये कांग्रेस की ही एक पार्टी थी, जिसके अभी जो अध्यक्ष हैं वो शरद पवार जी हैं। ये इन्होंने कांग्रेस से ये पार्टी जो स्प्लिट हुई, तो स्प्लिट होने के बाद जो है ये 99 में ये जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। आज जो है कांग्रेस पार्टी के साथ और इस एनसीपी का मिलके गठबंधन है, मतलब कोलिजन की गवर्नमेंट है। और आज कांग्रेस, एनसीपी एंड शिवसेना जो है, ये तीनों पार्टियां मिलके महाराष्ट्र में इस समय रूल कर रही हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्टी और है, उसको देख लीजिए, तृणमूल कांग्रेस। ये जो पार्टी है स्टेब्लिश इन 1998। तृणमूल कांग्रेस जो है, ये पार्टी जो है ज़्यादातर बंगाल के अंदर सक्रिय है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो ममता बनर्जी हैं, जो भी फिलहाल में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और वो वहाँ पे जीत गई थी। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इस पार्टी को जो है एज अ नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो 2016 में दिया। इससे पहले जो ये पार्टी थी वो रीजनल पार्टी थी, केवल बंगाल तक ही सीमित थी। ओके, ये जो पार्टी है मेन सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, ठीक, कमजोर तबका मतलब ऐसा नहीं कि वो खाए पिए नहीं है, हाँ, उनको संसाधन जो है वो पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, वो अभाव में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक, उन लोगों के लिए ये पार्टी जो है सपोर्ट करती है। सो न्यूज़पेपर्स के कटिंग है आपके बुक में, पावर शिफ्ट इन तमिलनाडु, विच पोर्टफोलियो होम, मतलब कि ये कुछ जो न्यूज़ आते रहते हैं, ठीक। शिरोमणि अकाली दल गेट्स क्लियर मेजोरिटी, मतलब शिरोमणि अकाली दल ने क्या किया, पंजाब में पूरी तरीके से मेजोरिटी हासिल कर लिया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा नेशनल पार्टीज के बारे में। अब हमारा अगला जो है वो है रीजनल पार्टीज। अब ये रीजनल पार्टी क्या है? देखिए, अगर नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी की बात करें तो नेशनल पार्टी का मतलब क्या हो गया कि वो किसी एक राज्य से ज़्यादा के राज्य में क्या है उनका विस्तार है। वो कई राज्यों में उस पार्टी के मेंबर्स, ऑफिसेस वगैरह जो है, और वहाँ पे उनके कैंडिडेट जो है इलेक्शन में जीते हुए। लेकिन अगर रीजनल पार्टी की बात करें तो रीजनल पार्टियां ऐसी पार्टियां होती हैं जो किसी एक राज्य तक सीमित हैं, उनका बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है और वो विस्तार चाहती भी नहीं। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने ही राज्य में, एक ही कुछ एरिया में। तो रीजनल पार्टी भी बनने के लिए इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी स्टेट में खड़े हो जाइए और बोल दीजिए कि हम रीजनल पार्टी हैं। नहीं, उसके लिए भी जो है इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं। और वो क्राइटेरिया क्या है? देखिए, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया जो है पार्टी को फुलफिल करना होगा, तभी जाके एज अ रीजनल पार्टी का उसको स्टेटस मिलेगा। उसको पार्टी को मिनिमम जो है 6% वोट जो है वो लोकसभा इलेक्शन में या फिर जो स्टेट के असेंबली इलेक्शन होते हैं उनमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। और
2 मेंबर्स जो हैं उनके विधानसभा असेंबली में होने चाहिए। विधानसभा की जो स्टेट असेंबली है उसमें एटलीस्ट 2 मेंबर जो है उनके इलेक्ट होने चाहिए। या और है मतलब या अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ द सीट आउट ऑफ द टोटल सीट ऑफ द विधानसभा। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा है और उस विधानसभा में 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से 3 सीटें जो है किसी पार्टी को मिलनी चाहिए। अगर आपको रीजनल पार्टी का स्टेटस चाहिए तो कम से कम 3 या फिर मिनिमम 3 सीट जो है उनको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तभी जाके आपको एज अ रीजनल पार्टी का जो है स्टेटस जो है इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करेगा। ओके, सो रीजनल पार्टीज के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। रीजनल पार्टी मेक सेवरल डिमांड्स। देखिए, रीजनल पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी राज्य तक सीमित हैं, उनके बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। डिमांड्स बेसिकली उनके अपने के लिए, खुद के लिए नहीं होते हैं, और सोसाइटी के लिए होते हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो रीजनल प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर उस एरिया में कोई भी इश्यूज हैं उसके लिए, कि उसको भाई इसको रिजॉल्व कीजिए। पॉलिटिकल पावर भी इनके पास होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पावर के लिए भी क्या करते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका मेन इशू क्या है कि उनको सबसे पहली बात कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ इनका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए अच्छा, तभी तो जाके वो अच्छी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो जीतेंगे। अब देखिए, जिस तरीके से पार्टियों का नेचर चला आ रहा था चेंजिंग नेचर, जैसे हम लोगों ने नेशनल पार्टीज में देखा, उसी तरीके से यहाँ पे जो रीजनल पार्टीज हैं उनका भी क्या है, कुछ नेचर चेंज होते जा रहा है। जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अब सेपरेटिस्ट मूवमेंट की मतलब क्या, जैसे कि पंजाब में जो है खालिस्तान की मांग करने लगे थे, जो पार्टियां थी वो खालिस्तान की मांग करने लगी कि हमको खालिस्तान एक अलग जो है स्टेट चाहिए। द डिमांड ऑफ रीजनल पार्टी ग्रेजुअली चेंज। इनके डिमांड जो है ना हमेशा चेंज होते रहेंगे। आज कुछ है तो कल कुछ नया आ गया, कुछ नया आ गया। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये किसी एक रीजन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनके डिमांड जो है बेसिकली किस पे डिपेंड करेंगे, उस सोसाइटी के, उस रीजन के डिमांड के ऊपर ही जो है इनके डिमांड निर्भर करते हैं। तो डिमांड क्या है बेसिकली, उस रीजन का डेवलपमेंट करने का, वो जो एरिया है उस एरिया का डेवलपमेंट करने का। कुछ ऐसे भी डिमांड्स होते हैं, डिमांडिंग ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, स्वायत्ता। स्वायत्ता का मतलब कि खुद का शासन, मतलब इन जगहों पे हमारा शासन रहे, हम अपने अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोक छेक न करे। तो आइए कुछ रीजनल पार्टियों के भी बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात शिवसेना के बारे में देख लेते हैं। ये जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है महाराष्ट्र में, और इसका जो स्थापना है 1966 में की गई। इस शिवसेना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, और अभी फिलहाल में जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो शिवसेना से बिलोंग करते हैं और इस समय हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस शिवसेना जो पार्टी है इसकी, प्रोटेक्टिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द मराठी पीपल। जो यहाँ के जो लोकल रहवासी हैं, जो महाराष्ट्र के जो मराठी पीपल हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो उनके अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने का। प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज, अपने मराठी लैंग्वेज को क्या करना, बढ़ावा देना। रेजिस्टेंस इज द पीपल फ्रॉम द अदर रीजन। कुछ चीजें हैं लिखी हुई, बट मैं सब चीजों को नहीं मानता। रेजिस्टेंस ऑफ द पीपल फ्रॉम द अदर रीजन, कोई जो दूसरे राज्यों से आ रहा है उसको रेजिस्ट करना, उसको रोकना। ठीक, ये तो बुक्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ना है पढ़िए, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर आप किसी के घर में जाते हैं और आप घर में जाके उसके घर में आप कचरा फैलाने लगते हैं, तो क्या करेगा, आपको अपने घर में रहने देगा? नहीं रहने देगा। तो उसी तरीके से हम लोग हैं वो किसी दूसरे स्टेट से आके एक स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गंदगी का मतलब क्या है, कि यहाँ पे गंदगी का मतलब है कि आप कुछ ऐसे कार्य करने लग रहे हैं जैसे उस राज्य को क्या हो रहा है, उसकी छवि खराब हो रही है।
चोरी डकैती लूटमारी, अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन किस स्टेट से आता है, तो बेसिकली जो यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या होगा, थोड़ा सा आघात पहुंचेगा। मेरा मानना है कि यहाँ के जो लोग हैं, वो इस महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो बहुत ही साफ सुथरे लोग हैं। अगर आप उनसे उलझते हैं तो वो भी ऑफकोर्स आपके साथ उलझेंगे, अदरवाइज फ्रेंडली नेचर होता है। सो ये जो इसमें एक सेंटेंस है, आप अगर आप उसको मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इन 1995 इट इंटर्ड इनटू द कोलिजन विद द बीजेपी। 1995 में जो है शिवसेना और बीजेपी का क्या हो गया, गठबंधन हो गया, एक साथ आ गए महाराष्ट्र में। इट्स शेयर पावर विद द बीजेपी इन द महाराष्ट्र सिंस, तो दोनों ने मिलकर 2014 तक जो है शिवसेना और बीजेपी ने यहाँ पे गवर्नमेंट चलाया। फिर अभी फिलहाल में जो है कुछ सीटों के विवाद के लिए कि कौन 2.5 साल का मुख्यमंत्री, ऐसा करके कुछ विवाद हुआ, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि भाई देखिए हम बीजेपी के साथ रहेंगे ही नहीं, हम जो है अपना अलग से गवर्नमेंट बनाएंगे। तो उनके साथ जो है अभी एनसीपी, अभी हम लोगों ने देखा था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और उसके साथ कांग्रेस पार्टी, इन दोनों लोग के साथ मिलकर यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है। तो ये शिवसेना बेसिकली रीजनल पार्टी, अकॉर्डिंग टू बुक रीजनल पार्टी है, और ये बेसिकली महाराष्ट्र में जो है ज़्यादा प्रभावी है। दूसरी बात है शिरोमणि अकाली दल, दूसरी पार्टी का नाम है, ये पंजाब की एक रीजनल पार्टी है, और इस पार्टी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी, जो वहाँ की, जो वहाँ का पंजाब का जो रिलीजन है, जैसे जो सिख धर्म है, उनको आइडेंटिटी पहुंचाना, उनको आइडेंटिटी देना, मतलब उनको पहचान देना। एज्यूम पावर इन द पंजाब फॉर मेनी ईयर्स, बहुत दिनों तक पंजाब में है इनका शासन रहा। नेक्स्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका सिंबल ध्यान देखिए, और ये जो है रीजनल पार्टी है जम्मू कश्मीर की, और इनका जो मेन पर्पज क्या है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कश्मीरी पीपल, कश्मीरी पीपल का जो उनका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में, और कश्मीर को ऑटोनोमस स्टेटस दिलाने का, बट ऑटोनोमस स्टेटस तो वो दिला नहीं पाए, और अभी जो है जम्मू कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरीज बन गई है, और लद्दाख भी जो है अलग से डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट असम गण परिषद, इस पार्टी का नाम है, और असम एग्रीमेंट वाज साइन इन 1985। बेसिकली इनका मेन मोटो क्या है कि रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, जो डिस्प्लेस्ड पीपल है मतलब कि एक जगह से वो अपने घर से बाहर चले गए, मतलब ऐसा घूमने के लिए नहीं चले गए, जो उनका घर था वो उजड़ गया, तो वो क्या चले गए, कहीं दूसरी जगह जाके बस गए, तो उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का। प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चर, आसाम के जो यूनिक कल्चर है, उनका जो हेरिटेज है, जो सोसाइटी है, उनको क्या करने का, प्रोटेक्ट करने का। और असम के इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए ये जो है पार्टी पॉजिटिव है। बहुत दिनों तक असम में इस पार्टी का, असम गण परिषद का जो है वो शासन रहता है। नेक्स्ट पार्टी की बात करें तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, या फिर कजगम भी बोलते हैं, ये जस्टिस पार्टी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन 1922। देखिए इस पार्टी का अगर विकास की बात की जाए तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया गया था 1920 में, और यही जो पार्टी है ट्रांसफॉर्म होके द्रविड़ मुनेत्र कगड़म पार्टी जो है वो बन जाती है। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का मतलब क्या है कि इन यहाँ के लोगों ने जो ब्राह्मणों की राय थी, जो कि जो भी चीजें होती थी वो ब्राह्मणों के कहने पर किया जाए, इस चीज को क्या किया इन लोगों ने, नकार दिया। और नकारने के बाद यही जो है लोग जो है धीरे 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 इकट्ठे होते गए, और ये जो एक पार्टी बन गई जिसका नाम रखा गया द्रविड़ मुनेत्र कगड़म। इस इन 1944 जस्टिस पार्टी कम टू नोन एज द द्रविड़ मुनेत्र कगड़म, 1944 में जो है ये पार्टी जो है वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नाम से जाने जाने लगी। मेन इनका जो पर्पज है प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, तमिल जो भाषा है, तमिल क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी को क्या करना है, बचा के रखना है। कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर द सम ईयर, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इनके कोलिजन रहे, मतलब गठबंधन की सरकार रही, और ये लोगों ने क्या किया, वहां पे रूल किया।
कुछ ये फैक्ट्स दिए हुए हैं पार्टी के नाम और वो उन्होंने जो इलेक्शंस लड़े। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 2014 का इलेक्शन दिया हुआ है, लोकसभा इलेक्शन के बारे में। तो अगर आपको जानना है तो अभी देखिए 2019 में जो इलेक्शन हुआ है उसके बारे में आप एक बार पढ़ सकते हैं। कुछ अपने पार्टीज हैं जो यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं, जैसे बहुजन विकास आघाड़ी, राष्ट्रीय समाज पस्क, ऑल इंडिया, ठीक, ये सब जो पार्टियां हैं आप इन पार्टियों के बारे में जान सकते हैं। हालांकि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है इस चैप्टर में वो एनफ है इसके लिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा कोई भी बाहर से क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जी हाँ, और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि एक एनडीए बोला जाता है। एनडीए, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का फुल फॉर्म होता है। देखिए एनडीए जो है एक बीजेपी और उसके जो भी सहयोगी साथी हैं, जब वो मिलते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, एनडीए मिलता है, बोला जाता है। एनडीए कोई एक पार्टी नहीं, कई पार्टियों का जो ग्रुप है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, सारे जो हैं फैक्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर के लिए सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जो 10th में हैं, जो इस बार एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो उनको भी इसका फ़ायदा मिले। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।